हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। द्वितीय वर्ष साहित्य के अंतर्गत DSE 1 काव्यशास्त्र इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। इसके अंतर्गत काव्य के हेतु, इसमें प्रथम काव्य हेतु प्रतिभा, दूसरा काव्य हेतु व्युत्पत्ति, इसका आपने अध्ययन किया। आज तीसरा काव्य हेतु अभ्यास, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। अभ्यास का अर्थ है किसी चीज़ को बार बार करते रहना, उसे अभ्यास कहा जाता है। अभ्यास का अर्थ है पुनरावृत्ति, व्यासंग, चिंतन, मनन, पठन, रियाज आदि क्रियाएं अभ्यास के अंतर्गत आती हैं। प्राचीन काल में धनुष्य बाण का अभ्यास करने वाले श्रेष्ठ धनुर्धारी बने थे। जैसे एकलव्य का उदाहरण हम ले सकते हैं। उन्होंने बार बार धनुष्य बाण का अध्ययन किया। इसका मतलब बार बार उन्होंने धनुष्य बाण चलाने का प्रयोग किया और वह एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बने थे। उसे आपके जैसा कोई गुरु प्राप्त नहीं था। वह निम्न जातीय होने के कारण उसे गुरुकुल में प्रवेश नहीं मिलता है। तब एकलव्य ने खुद धनुष्य बाण का बार बार प्रयोग करके वे एक श्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए थे। उसी तरह काव्य रचना के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। आचार्य मम्मट ने शिष्य को अभ्यास का आदेश दिया। सतत अभ्यास से सुकवि की रचना प्रगाढ़ होती है। यदि अभ्यास की कमी हो तो कवि की आरंभिक रचनाएं श्रेष्ठ नहीं होती। कवि का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी रचना में गंभीरता, सुश्रुतता आती है। श्रेष्ठ रचना के लिए प्रगाढ़ अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास के कारण ही कवि के वचन रमणीय बन जाते हैं। अभ्यास से ही काव्य का बाह्यांग आकर्षक, निर्दोष और मोहक बनता है। अभ्यास के कारण कलात्मक सजावट, मधुर सरस छंद योजना, रमणीय अलंकार का प्रयोग, प्रभावशाली शब्द और पद रचना तथा दोषरहित कविता की निर्मिति होती है। जैसे आपको मालूम है, किसी काव्य की निर्मिति जब कोई कवि करता है तो उसमें उसे अलग अलग छंद का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग अलंकारों का, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके वह दोषरहित कविता की निर्मिति करता है। इसके लिए उसे अभ्यास की जरूरत होती है। किसी विद्वान ने कहा है कि अभ्यास परहीन प्रतिभा और व्युत्पत्ति की पूर्ण सफलता निर्भर करती है। इस तरह अभ्यास यह प्रतिभा और व्युत्पत्ति से श्रेष्ठ है। आचार्य दंडी ने काव्य निर्मिति के लिए अभ्यास को मुख्य कारण माना था। पंडित जगन्नाथ ने अभ्यास को प्रतिभा का सहायक तत्व माना था। इस तरह आज आपने तीसरा काव्य हेतु अभ्यास, इसकी जानकारी प्राप्त की। आगे चौथा काव्य हेतु काव्य शिक्षा, इसकी जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। यह गौण अप्रधान काव्य हेतु हैं। ऊपर लिखित प्रधान काव्य हेतुओं के अलावा कुछ एक गौण काव्य हेतु माना गया है। वह भी काव्य निर्मिति में सहयोग देता है। जैसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, एकांतवास, एकाग्रता, विद्वत संगति, जीवट, चिकाटी, इसके माध्यम से हर व्यक्ति को
काव्य शिक्षा प्राप्त होती है। इस तरह यह चौथा गौण काव्य हेतु माना गया है। इस तरह आज आपने अभ्यास और चौथा काव्य शिक्षा इस काव्य हेतु की जानकारी प्राप्त की। आगे हम भारतीय आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित 6 काव्य प्रयोजन इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।